हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एनसीईआरटी की 8th क्लास की हिस्ट्री की बुक। आज हम लोग इसमें सेकंड लेसन के क्वेश्चन आंसर पर डिस्कस करेंगे। तो इसका सेकंड लेसन का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तो चलिए फ्रेंड, इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस किया जाए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के जोड़े बनाइए। तो चलिए इसको मिला के देखते हैं क्या क्या है, ये क्या पूछ रहा है। दीवानी, दीवानी क्या होती है? भू राजस्व वसूल करने का अधिकार। शेर ए मैसूर, शेर ए मैसूर किसे कहा जाता था? तो टीपू सुल्तान को कहा जाता था। फौजदारी अदालत क्या होती है? तो फौजदारी अदालत ही होती है। रानी चन्नम्मा ने क्या किया था? तो कितूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था। सिपाही यानी सिपोय। वारेन हैंगिस्टन भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, जैसा कि आपको यहाँ पे आंसर भी देखने को मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका, खालिस्तान भरे। तो पहला है आपका, बंगाल पर अंग्रेज़ों की जीत किस जंग से शुरू हुई थी? तो बंगाल में अंग्रेज़ों की जीत प्लासी की जंग से शुरू हुई थी। सेकंड है आपका, हैदर अली और टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो कहाँ के थे? मैसूर के। थर्ड है आपका, डलहौजी ने कैसा सिद्धांत लागू किया था? तो विलय का। फोर्थ है आपका, मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के किन भागों में स्थित थी? तो दक्षिण भाग में। अब है सही गलत बताएं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत होता गया। तो इसका तो आंसर गलत है, ये आंसर हम लोगों का हो जाएगा गलत। और सेकंड है हम लोगों का, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी। ये भी गलत ही है, क्योंकि उस टाइम ईस्ट इंडिया एक कंपनी नहीं थी, बल्कि बहुत सारे ईस्ट इंडिया कंपनी और व्यापार करने के लिए विदेशी हमारे भारत में आए हुए थे। थर्ड है हम लोगों का, महाराज रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे। तो हाँ, महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे। अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे वाले इलाकों में कोई शासकीय बदलाव नहीं किए। तो ये गलत है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे बदलाव किए थे। अब आइए विचार किया जाए। क्वेश्चन है हम लोगों का, यूरोपीय व्यापारी कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित होती थी? तो क्यों आकर्षित होती थी? तो चलिए इसका आंसर हम लोग जानें। पहला है हम लोगों का, यूरोपीय कंपनियों ने भारत के साथ व्यापार में अपार संभावनाएं देखी। सेकंड है, यूरोपीय देशों ने भारत की अनेक वस्तुओं की मांग थी, जैसे कपास, रेशम, काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी इत्यादि। थर्ड है आपका, वे भारत में कम कीमत पर सामानों की खरीद कर वापस यूरोप जाकर उन्हें ऊंची कीमतों पर बेच सकते थे। इन्हीं व्यापारिक संभावनाओं के कारण यूरोपीय कंपनियां भारत की ओर आकर्षित होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद थे? बंगाल के नवाब और कंपनी के बीच क्या क्या विवाद थे? तो पहला है हमारा, नवाबों ने कंपनी को छूट देने से मना कर दिया था। सेकंड है हमारा, नवाबों ने कंपनी को व्यापारिक अधिकार देने के लिए बहुत अधिक धनराशि की मांग की। थर्ड है हम लोगों का, नवाबों ने कंपनी को सिक्का ढालने का अधिकार देने से भी मना कर दिया। फोर्थ है हम लोगों का, नवाबों ने कंपनी पर टैक्स अदा नहीं करने के साथ साथ अपमानजनक पत्र लिखने का भी आरोप लगाया। फिफ्थ है हम लोगों का, कंपनी ने भी नवाबों पर निम्नलिखित आरोप लगाए कि नवाबों के स्थानीय अधिकारी कंपनी के व्यापार को नष्ट कर रहे हैं, कंपनी को अधिक टैक्स देना पड़ रहा है, कंपनी को किलाबंदी के विस्तार एवं पुनर्निर्माण की अनुमति नहीं दी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह फ़ायदा हुआ? तो इसका उत्तर है, पहला है, दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधन पर नियंत्रण मिल गया। सेकंड है, कंपनी भारत से ज़्यादातर वस्तुएं ब्रिटेन से लाए गए सोने चांदी के बदले खरीदती थी, लेकिन अब उसे ब्रिटेन से सोना चांदी लाने की आवश्यकता नहीं रही। थर्ड है, अब कंपनी भारत से होने वाले लाभ से अपने खर्च चला सकती थी, जैसे सूती रेशमी कपड़ा खरीदना, अपनी सेना के खर्चे की पूर्ति करना और कलकत्ता में किले और दफ्तरों के निर्माण का खर्च उठाना इत्यादि। सातवां क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी? तो इसका उत्तर है, टीपू सुल्तान को कंपनी द्वारा खतरा मानने के कारण
फर्स्ट है, मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत के बंदरगाहों से होने वाले निर्यात पर रोक लगा दी। सेकंड है आपका, टीपू सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ काम करने से रोक दिया। और थर्ड है, टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध स्थापित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सब्सिडियर अलायंस यानी सहायक संधि की व्यवस्था की व्याख्या कीजिए। तो उत्तर है आपका, सहायक संधि का अर्थ गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में कंपनी के शासन के विस्तार के उद्देश्य सहायक संधि को अपनाया था। इसे सहायक संधि इसलिए कहा गया है कि जो भी भारतीय शासक इस संधि की शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाता था, कंपनी उसकी सुरक्षा में पूर्ण सहयोग करने का वादा करती थी। सहायक संधि की कुछ शर्तें भी थी जो कि इस प्रकार हैं। भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने की इजाज़त नहीं होगी। दूसरा है, जिन शासकों की सुरक्षा का भार कंपनी पर होगा वे उसके लिए कंपनी को शुल्क प्रदान करेंगे। शुल्क नहीं देने की स्थिति में कंपनी दंड के रूप में शुल्क के बराबर राजस्व वाला क्षेत्र शासक से छीन लेगी। थर्ड है आपका, शासक को अपने दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना होगा जो शासक की गतिविधियों पर नज़र रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से किस तरह अलग था। तो उत्तर है इसका, भारतीय राजाओं के शासन और कंपनी के शासन में अंतर। पहला है, भारतीय राजाओं ने अपने राज्य का प्रशासनिक तथा राजस्व विभाजन विभिन्न इकाइयों में कर रखा था, परंतु ये इकाइयाँ ब्रिटिश प्रशासनिक एवं राजस्व इकाइयों की तरह प्रभावी नहीं थी। कंपनी ने प्रेसिडेंसी के रूप में एक नई प्रशासनिक इकाई बनाई थी जिसका शासन गवर्नर के पास होता था। नेक्स्ट है आपका, कंपनी द्वारा पुलिस तथा राजस्व व्यवस्था में काफ़ी सुधार किया गया था, जबकि भारतीय शासकों द्वारा पुलिस एवं राजस्व व्यवस्था को सुधारने के लिए किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं किया गया था। थर्ड है आपका, भारतीय राजाओं के शासन में न्यायिक व्यवस्था प्रभावी नहीं थी। एक ही तरह की अदालत दीवानी तथा फौजदारी दोनों तरह के मुकदमों की सुनवाई करती थी, जबकि अंग्रेजों ने एक आधुनिक एवं विकसित न्यायिक व्यवस्था स्थापित की थी। प्रत्येक जिले में अलग अलग दीवानी व फौजदारी अदालतें स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंपनी की सेना की संरचना में आए बदलाव का वर्णन कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा आपका, कंपनी की सेना में आए संरचनात्मक बदलाव कौन कौन से हैं। तो पहला है आपका, कंपनी ने पैदल और घुड़सवार सिपाहियों की जगह पेशेवर सिपाहियों की भर्ती की। सेकंड है आपका, कंपनी ने सैनिकों को यूरोपीय शैली में नई युद्ध तकनीकी में प्रशिक्षित किया। थर्ड है आपका, कंपनी ने अपने सैनिकों को आधुनिक हथियारों जैसे मस्केट तथा मैचलॉक आदि से लैस किया। कंपनी ने सेना में यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी तथा सेना के महत्वपूर्ण स्थान जैसे तोपखाना, टैंक इत्यादि का यूरोपीय सैनिकों को नियुक्त कर दिया। सेना में यह भावना जगाई कि उनका कोई धर्म जाति नहीं है, वह केवल सैनिक है। ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति वफादारी रखना उनका कर्तव्य है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, बंगाल में अंग्रेजों की जीत के बाद कलकत्ता एवं छोटे से गांव से बड़े शहर में तब्दील हो गया। औपनिवेशिक काल के दौरान शहर के यूरोपीय और भारतीय निवासियों की संस्कृति, शिल्प और जीवन के बारे में पता लगाएं। तो उस टाइम भारतीय निवासियों की संस्कृति, शिल्प और जीवन में निम्नलिखित बदलाव आए। कौन कौन से बदलाव आए। तो पहला बदलाव था, औपनिवेशिक काल में कलकत्ता एक प्रशासनिक केंद्र बन गया था। यूरोपीय लोग उच्च स्तरीय सुविधाओं से पूर्ण क्षेत्रों में रहते थे, जबकि भारतीय लोग अनियोजित, सघन तथा सुविधाहीन क्षेत्रों में रहने को मजबूर थे। कलकत्ता का विकास भारत के प्रमुख सांस्कृतिक रंगमंच केंद्र के रूप में हुआ था। नाटक, सामूहिक रंगमंच, भारतीय शास्त्रीय संगीत, धार्मिक तथा सांस्कृतिक उत्सवों आदि में लोग उत्साहपूर्वक भाग लेते थे। तीसरा है आपका, औपनिवेशिक शासन के दौरान कलकत्ता कई शानदार इमारतों का साक्षी बना। इसमें मिस्र, रोमन, प्राच्य तथा भारतीय मुस्लिम कलाकृतियों का भी उपयोग किया गया। भारतीय संग्रहालय, विक्टोरिया मेमोरियल इत्यादि इसके ही कुछ उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
निम्नलिखित में से किसी एक के बारे में तस्वीरें, कहानियाँ, कविताएं और जानकारी इकट्ठा करें, जैसे कि झांसी की रानी, महादजी सिंधिया, अली हैदर, महाराजा रणजीत सिंह, लॉर्ड डलहौजी, या आपके इलाके का कोई पुराना शासक। तो इसका आंसर होगा महाराजा। हम लोग महाराजा रणजीत सिंह के बारे में बताएंगे। महाराजा रंजीत सिंह का जन्म पंजाब के राज परिवार में हुआ था। उन्हें 1801 में पंजाब का महाराजा घोषित किया गया। वे एक महान शासक थे। उन्होंने अपनी प्रजा को अभिव्यक्ति एवं उपासना की स्वतंत्रता दे रखी थी। उन्होंने सभी धर्मों का सदैव सम्मान किया। अगर आपके पास महाराजा रणजीत सिंह का कोई फ़ोटो हो तो आप यहाँ पे फ़ोटो भी लगा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।